मैंने लास्ट टाइम पर आपको सीसीपी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, यानी क्लोजेस्ट पैकिंग में हमने आपको क्यूबिकल क्लोजेस्ट पैकिंग डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो इसका नेक्स्ट पार्ट है, एंड दैट इज एचसीपी। यानी अगर हम बात करें क्लोजेस्ट पैकिंग, तो क्लोजेस्ट पैकिंग के मैंने आपको दो हिस्से बताए थे, एक सीसीपी और दूसरा एचसीपी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि क्यूबिकल क्लोजेस्ट पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। तो अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। अगर आपको पैकिंग के बारे में नहीं पता है कि क्लोजेस्ट पैकिंग किसे कहते हैं, तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एक एक बात एक्सप्लेन की। अब आज मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, कि कैसे हेक्सागोनल यूनिट सेल बनता है, उसकी हाइट क्या होती है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, यानी उसके कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो एचसीपी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। तो क्लोजेस्ट पैकिंग क्या होता है यह हमें पता है। फिगर जितना अच्छा बनता है उतना अच्छा समझ में भी आता है, क्योंकि विजुलाइज करना उतना आसान होता है। अब देखिए, ये मैंने एक लेयर बनाई, अब इसके ऊपर दूसरा हमको कुछ इस तरह रखना है। जैसे मैंने बताया था कि जहां पर ये कांटेक्ट है वहीं पे कहीं सेंटर, उसकी वर्टिकल लाइन पे कहीं सेंटर आएगा इसका, क्योंकि जितना अच्छा आप ये देख सकते हो बेटा, उतना अच्छा आपको विजुलाइज होगा और थोड़ा टफ क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब जैसे इस बार नीट में डीसीसी पे क्वेश्चन आया था, तो बहुत आसान सवाल था, लेकिन आसान तब था जब आप उसके कैलकुलेशन के बारे में जानते हो। जितना अच्छा आप कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। ये मैंने कुछ इस तरीके से रखे इसके ऊपर, ये इनके सेंटर से बेटा, सेंटर कहीं यहां पर होगा, ये यहां पर सेंटर होगा। अब इसके ऊपर एक लेयर और बना ली जाए जिसमें हमें क्रिस्टल को देखना आसान हो, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट एचसीपी के बारे में बात करनी है। तो एचसीपी कैसे दिखता है मैं आपको बता रहा हूं इसे। और इसका कैलकुलेशन यहीं से दिखने लगेगा, अगर जरा सा आप ध्यान देंगे ठीक से तो कैलकुलेशन यहीं से दिखने लगेगा। अब ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर इसके सेंटर को मिलाया जाए
ये आपको हेक्सागोन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हेक्सागोन है। अब इसी हेक्सागोन में कैसे रखा जाएगा, पहले मैं आपको सिर्फ यहां पर इसको विजुलाइज कराऊंगा। देखिए ये जो है अगर आप देखेंगे तो मैं उन देखिए जरा, अब नीचे वाली लेयर को देखिए, जो नीचे वाली ब्लैक वाली लेयर है उसमें देखिए बेटा, ये इसके ट्रायंगल्स देखिए, जो डाउनवर्ड ट्रायंगल्स हैं, जो डाउनवर्ड ट्रायंगल्स हैं, मैंने उस पर रख दिया। आप किसी एक पर रख सकते हो, आप किसी एक पर रख सकते हो, चाहे डाउनवर्ड पे रख दीजिए या अपवर्ड पे रख दीजिए। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए जो मैंने ए लेयर में बेटा, जो ए लेयर में मैंने जो डाउनवर्ड आपको ट्रायंगल्स दिखाए हैं, डाउनवर्ड ट्रायंगल्स, उन पर मैंने बी लेयर को रखा है। ये ए लेयर है, दिस इज ए लेयर, और ये जो रेड वाली है ये बी लेयर है। नीचे ए लेयर और ऊपर जो है वो बी लेयर है। हमको इनकी जरूरत नहीं तो इनको हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग एचसीपी की बात कर रहे हैं, हमको इतने स्ट्रक्चर की जरूरत है। अब देखिए आपको हेक्सागोन साफ दिख रहा होगा। मान लेते हैं कि आप इस पे नहीं रखना चाहते हैं, आप अगर इस पे रखना चाहते हैं जो वर्टिकल ऊपर की तरफ है तो भी 3 ही रखते हैं, 1 2 3, यानी इसका मतलब इसके अंदर बी लेयर में 3 ही एटम आएंगे। तो पहले हो गई ए लेयर, ये ए लेयर है बेटा, ये ए लेयर नीचे की तरफ जो रखी हुई है, जिसके सेंटर्स ये हैं, these are the centers। अब ध्यान से देखिए, अब जो तीसरी लेयर आएगी वो कहां पे आएगी, देखिए बेटा, तीसरी लेयर रिपीट हो जाएगी। जो मैं ब्लू से रख रहा हूं बेटा, ये तीसरी लेयर है। इसका मतलब इस पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा बेटा, ए बी, ए बी, ए बी। और देखो यहां पर नीचे 6 दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद 3 दिखाई दे रहे हैं, फिर 6 दिखाई दे रहे हैं, यानी ए लेयर, बी लेयर एंड देन अगेन ए लेयर, एक जैसा। अब मैं इसको यूनिट सेल के फॉर्म में आपको दिखाऊंगा। जितना अच्छा आप इसको देखेंगे उतना अच्छा कैलकुलेशन होगा। देखिए यूनिट सेल में हम किस तरीके इसको एनालाइज करेंगे इसी चीज को, और फिर सारे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे।
ये मैंने ए लेयर दिखाई, अगर आप देखेंगे तो ये ए लेयर, ये में 6 सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 सेंटर्स बेटा मेंशन किए हैं, 1 2 3 4 5 6 सेंटर्स, और ए के बीच का दिखाई दे रहा है सेंटर, वो ये रहा, यानी ये ए लेयर हो गई। अब देखिए, पैरेलल खींचना बहुत जरूरी है। जितना आप इसको फिगर को सही बनाएंगे उतना विजुलाइज करना आसान होगा। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारा का सारा एक एक चीज आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब उस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं यह आपको देखना है। क्वेश्चन अगर आसान आता है तो वो खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन आता है बेटा तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो सब सारे लोग कर लेते हैं। तो किसी भी चैप्टर का जो हार्ड क्वेश्चन होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन रैंक में ऊपर जा रहा है। तो इसलिए सब्जेक्ट को डिटेल पढ़ना चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं कि आप हर टॉपिक के अंदर जाएं, जितना भी एनसीईआरटी में दिया है उसको ड्रिल करें, उसको पेनिट्रेट करें। तो देखिए यहां पर मैंने ये हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाया, तो आपको अभी तक ए लेयर दिख रही है, ये ऊपर ए लेयर है और नीचे भी ए लेयर है। अभी हम लोग इसमें बी लेयर भी बनाएंगे। अब देखिए यहां पर
इसको विजुअलाइज किया जाए, और ये ढूंढा जाए कि बी लेयर कैसे बनाएंगे। तो ए लेयर हमें दोनों दिख रही हैं और यूनिट सेल भी दिख रहा है कि ये हेक्सागोनल यूनिट सेल हमारे सामने है। अब देखिए इसमें बी लेयर को शो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बी लेयर। देखिए अब ये हम कैसे ढूंढेंगे ये देखना है। ये देखिए बेटा, अगर मैं इसको यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, और ऑल्टरनेट ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। देखो एक भी ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल छोड़ा, फिर ड्रॉ किया, फिर एक ट्रायंगल छोड़ा, और फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही यहां भी ड्रॉ कर लिया। अब यहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की मैंने। अब देखिए यहां पर ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ये रही वर्टिकल लाइन। ये जो लाइन है इसको मैं बता रहा हूं, ये दिस इज, देखो दोनों के बीच में ये वर्टिकल लाइन आई है, इसी पर ये एटम रखा हुआ है। ये वर्टिकल लाइन आई, एक ट्रायंगल छोड़ा, एक वर्टिकल लाइन आई, ये देखिए रखा हुआ है। फिर एक ट्रायंगल छोड़ा, यानी देखो एक साइड पर परपेंडिकुलर डाला, एटम रखा, एक साइड छोड़ दी, फिर अगली साइड पे रखा, फिर अगली साइड छोड़ दी, फिर अगली साइड पे रखा। ध्यान रहे, ऑल्टरनेट साइड्स, क्योंकि एटम रख ही नहीं सकते ना बेटा। एक साइड पर एटम रखा है, अगली साइड छोड़ दी, फिर एटम रखा है, फिर अगली साइड छोड़ दी, फिर एटम रखा है, फिर अगली साइड छोड़ दी, लाइक दिस। तो हमने इस साइड पर एटम रखा, ये यहां पर कहीं रखा हुआ है, ये ऐसे रखा है बेटा। अब ये लेयर जो दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर से जो एटम्स बने बेटा, जो ब्लू कलर से एटम बने हैं, ये जो है ये बी लेयर में है। ये बी लेयर, ए बी फिर ए। अब देखिए यहां पर ये आपको दिखेगी टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रही है, थोड़ा सा मैं इसको और शार्प कर दूं। ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, और इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो कितनी होती हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। टेट्राहेड्रल वॉइड
per unit hexagonal unit cell will be 12 and octahedral void per unit cell per unit hexagonal unit cell will be 6। अब देखिए बेटा, अगर यह रेशियो देखा जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो कितना आ गया 2, और ये जो है सीसीपी का भी यही रेशियो होता है, और ऑक्टाहेड्रल रेशियो जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड का है मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो फॉर क्लोजेस्ट पैकिंग इज इक्वल टू द टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर सीसीपी cubical closest packing is equal to the tetrahedral void upon octahedral void for HCP and it is equal to 2, क्योंकि पैकिंग सेम है, क्लोजेस्ट पैकिंग सेम है। आप क्या करते हो, आप बेटा बस इतना करते हो कि ए बी के बाद जो थर्ड लेयर आती है या तो उसको ए की तरह रिपीट कर देते हो या नई लेयर बना देते हो, लेकिन पैकिंग वहां भी क्लोज ही होती है, क्लोजेस्ट पैकिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि रेशियो जो है वो सेम होगा, पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम होगी। यानी इसका मतलब इन ऑल केसेस पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो सब में सेम होगा एंड दैट इज 74%। चाहे पैकिंग फ्रैक्शन क्लोजेस्ट पैकिंग के लिए लिखें आप, या पैकिंग फ्रैक्शन सीसीपी के लिए लिखें, या पैकिंग फ्रैक्शन एचसीपी के लिए लिखें, क्योंकि सीसीपी की बात करें तो वो फेस सेंटर्ड सेम ही होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो वो 74%। यानी ये बात आपके दिमाग में रख लीजिए, अपने जहन में रख लीजिए, इसको रट लीजिए, किस आएगा हम ऑप्शन में टिक कर देंगे। तो ये आपका इसकी एनालिसिस हुई, ये मैंने बताया आपको। अब देखिए, अब हम इसको देखना चाहेंगे, हम चेक करना चाहेंगे कि वास्तव में पैकिंग फ्रैक्शन इसका 74% आता है कि नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग चेक कर चुके हैं, देखना बेटा, हम लोग ये चेक कर चुके हैं कि जो सीसीपी है पैकिंग फ्रैक्शन, देखिए इधर इधर देखिए, जो पैकिंग फ्रैक्शन है सीसीपी का वो क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि सीसीपी क्या है, एफसीसी तो है क्यूबिक यूनिट सेल, कॉर्नर्स पे रखे और फेस के सेंटर पे रखे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन बोथ द केसेस इट इज 74%। लेकिन हमें यह चेक करना पड़ेगा कि क्या हेक्सागोनल यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन भी उतना ही है जितना सीसीपी का होता है। इसको चेक करते हैं, आइए देखिए। यहां पर इसकी हाइट जो है वो h ले लेते हैं और इसका साइड जो है वो a ले लेते हैं। साइड ए जो लिया गया है बेटा, यानी ये मैंने आपको कई बार बताया बेटा कि ये क्या है, सेंटर्स हैं। जैसे ये देखो, ये ए है, एक्चुअली दिस इज ए, ये ए है, तो ये कितना है बेटा, ये आर है बेटा, और ये आर है। तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं बेटा A is equal to 2R।
अब देखिए, क्योंकि हम लोग नीट वाले हैं भाई, है ना, तो हम लोग को एक एक कैलकुलेशन दिखे तो ज्यादा अच्छा है कि कैसे निकाला जा रहा है। तो मैं आपको एक एक छोटा छोटा कैलकुलेशन करके बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग छोटी छोटी सी बात करेंगे। देखिए अब बेटा हम ऐसा करें, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। इसका एरिया निकाल लें, तो इस ट्रायंगल को ही बाहर निकाल लें। अब ये ट्रायंगल देखो बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। ठीक है, मैं किसी चीज को आपको रटा के नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रख के उसको कैलकुलेशन करिए, अपने आप करिए। देखिए अब ये क्या है, ये साइड कितनी 2r, ये साइड कितनी है 2r, और ये साइड कितनी है 2r। आप कहोगे सर हमको तो नहीं समझ आ रहा कि ये 2r कैसे है। देखो यहां पर, ये देखो बेटा, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये। अब देखना, ये मैंने मिलाया, देखो ये कितना है, ये 2r है बेटा, ये कितना है 2r है, ये कितना है 2r है ना। देखो यही वाला ट्रायंगल है जो ये है और ये है। बहुत अच्छे से देखो बेटा, ये ट्रायंगल, ये यही ट्रायंगल जिसको हमने यहां बाहर निकाल लिया है। तो ये 2r, ये 2r, ये 2r। अच्छा, ये तो हमें पता है कि ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं। और बेटा अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो क्या होगा, तो उसके एंगल भी सेम होंगे। सम ऑफ द एंगल कितना होता है 180, 180 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हो जाएगा, देखो 60, ये 60 हो जाएगा, यानी सारे एंगल 60 हो जाएंगे। अब अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। ठीक है, बहुत आसान है। अगर हमें एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम क्या करेंगे, इसको कह देते हैं ए बी सी और यहां पर डी कह देते हैं बेटा। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसा हो गया। देखो तो हाफ, अब बेस में बेटा कितना है 2r, अब एडी पता चल जाए तो काम बन जाए बेटा, है ना। तो कोई बात नहीं है। देखिए जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, उसके वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो मिड पॉइंट पे काटता है। देखो ये रहा, ये इसके मिड पॉइंट पे काटता है। तो इसका मतलब ये रहा r और ये है 2r। चाहे कैसे भी निकाल लो, चाहे ट्रायंगल से निकाल लो, चाहे आप पाइथागोरस से निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, बता देता हूं, देखो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। कोई बात नहीं है, देख लो, डायरेक्ट नहीं करूंगा मैं। तो 2r का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, DC r स्क्वायर हुआ बेटा। तो हम AD निकाल सकते हैं, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3r स्क्वायर, यानी इसका मतलब √3r। देखो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3r स्क्वायर हो गया, AD स्क्वायर और 3r स्क्वायर, तो AD कितना हो जाएगा √3r। तो हमने लिख दिया √3r। ठीक है, ये आ गया हमारा ट्रायंगल का एरिया। कोई परेशानी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब एरिया याद करते हो तो कैसे याद करते हैं, √3, देखिए
यहां पर इसका अगर साइड के हिसाब से देखा जाए तो हम लिखेंगे जो ट्रायंगल का था √3/4 साइड स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल का, तो रख दो इसमें √3/4 इंटू साइड कितना है 2r², तो यह हो जाएगा √3r²। देखो वही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो फॉर्मूला बना है इसी कैलकुलेशन से बना है, तो मैंने आपको ये अलग से करके दिखा दिया। अब आगे देखिए, ये मैंने क्यों निकाला, ये मैंने क्यों निकाला बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी तरह हमारे सेल का वॉल्यूम आ जाए, किसका, हेक्सागोनल का। क्योंकि बेटा अगर यूनिट सेल क्यूबिक होता तो हम साइड क्यूब कर देते, निकल रहा था, लेकिन ये कैसा है, हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ यूनिट सेल। मेरा बेटा बेस एरिया को अगर कैलकुलेट किया जाए, यानी जो मैंने बीए करके लिख रखा है, तो बेस एरिया कितना होगा, ऐसे ऐसे इसके अंदर 6 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 into area of one triangle, this is 6 into √3r²। यह आ गया बेस एरिया, इसका मतलब हेक्सागोनल यूनिट सेल का बेस एरिया। अभी मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे छोटा सा सवाल बनाया जा सकता है और जो इसके बिना नहीं हो पाएगा। देखिए, तो बेटा अब देखो बेटा, यहां पर अब हमें चाहिए हाइट, हाइट ऑफ यूनिट सेल। ये काम आसान नहीं है भाई, ये काम आसान नहीं है, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलो दिमाग लगाते हैं, दोनों लोग मिलकर करते हैं, हम और आप। देखिए यहां पर बेटा इस ट्रायंगल के बारे में हमें देखना है। देखो ये जो ट्रायंगल है, क्योंकि अगर मैं इसकी हाइट निकाल लूं, मैं ये निकाल लूं, अगर मैं ये निकाल लूं और इसका डबल कर दूं तो हाइट आ जाएगी। यानी इसका मतलब अगर ये कह दूं मैं कि ये x है, लेट इट इज x, लेट इट इज x, तो h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा 2x। अब हमें x निकालना है। देखिए बेटा, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, अभी इसको निकाल करके अलग रख लेंगे हम लोग, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, परेशान मत होना। देखो इस ट्रायंगल को बाहर निकाला जाए, कौन सा ट्रायंगल है बेटा, ये मान लीजिए P है, ये Q है यहां पर, और ये R है। तो PQR निकाल लिया जाए बाहर, यहां पे करते हैं।
Q और ये बेटा X है, ये X है। अब ये कितना होगा, ये 2R होगा। अभी मैं बताता हूं कैसे। ये 2R होगा क्योंकि देखो बेटा ये और ये एक ही, ये जो रखा है इसी के ऊपर रखा है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने कैसी बताई थी आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका मतलब ये तीन इसके टच में है। तो अगर टच में अगर होगा, अगर ये वाला एटम इस एटम के टच में है तो इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस हुई, 2R। ये एटम इसके टच में है, P एटम R एटम के टच में है तो डिस्टेंस कितनी हुई, 2R। तो ये मैंने 2R कर दिया यहां। अब अगर हमें QR पता चल जाए, ये पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। ये QR पता चल जाए तो हमारा काम हो गया। तो अब देखिए बेटा, ये QR पता करने के लिए ये जो ट्रायंगल है इसको बाहर खींच लिया जाए। ये जमीन में पड़ा एंगल, ये जो पड़ा हुआ है जमीन में, ये एंगल, ये ट्रायंगल पड़ा हुआ जमीन में, इसको निकाल के बाहर खींच लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, आसानी से निकल के चला आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो देखा जाए, ये जो है ये R है इस ट्रायंगल में, और ये एंगल कितना था, देखना इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल, इतना सा ट्रायंगल, ये कितना है, ये R, और ये कितना एंगल होगा, ये 30 होगा। ये बेटा R है एटम, ये स्मॉल r, और हमको ये निकालना है, ये Q है, ये QR निकालना है। और ये एंगल कितना है, देखो इस ट्रायंगल में मैं पूरा बना देता हूं जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। इस ट्रायंगल को निकाल रहा हूं बेटा मैं पूरे, इस वाले ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल, ये इसमें हमने परपेंडिकुलर ऐसे डाला, ये परपेंडिकुलर है, तो ये R, देखो ये R है, और ये वाला जो है वो Q है, ये Q यहां पर। पहले इसको देख लो एक नजर, ये R है, ये ट्रायंगल है। पहले एक नजर इसको देख लीजिए बेटा, कॉन्सेंट्रेट करिए इस पे। देखो बेटा ये R, अब ये कैसा एंगल है, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब एक ही जैसे, तो ये 60, ये 60 होगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 30, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा QR निकल आएगा, क्योंकि ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो बेटा यहां पर हमें QR निकालना है, तो R अपॉन QR बराबर क्या होगा बताइए, R अपॉन QR, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, R अपॉन QR बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है, cos 30। तो कितना हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा R अपॉन cos 30,
अब cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो r अपॉन √3/2 दैट मीन्स 2r/√3। ये कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार कॉन्सेंट्रेट करके। मैंने क्या किया, मैंने ये ट्रायंगल निकाल करके बाहर रखा, किसके लिए, क्यू आर निकालने के लिए, ये क्यू आर निकालने के लिए बेटा। तो क्यू आर निकालने के लिए हमने क्या किया, वो ट्रायंगल रखा बाहर और यहां पर ये निकल के आ गया क्यू आर 2r/√3। अब देखिए, अब ये पता चल गया हमको 2r/√3। अब हम x निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगाई जाए यहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बताइए, 2r² x² 2r/√3 का स्क्वायर 4r² x² 4r² अपॉन 3, यानी इसका मतलब ये हुआ x² इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको हम ले जाएंगे इधर की तरफ, तो 4r² माइनस 4r²/3 x² इज इक्वल टू 4r² 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, यानी 2/3, यानी ये हो जाएगा जा करके 4r² 2/3। ऐसा हुआ तो x बराबर कितना होगा बेटा, x बराबर हो जाएगा 2/3 का रूट r। ये x आया, तो इसका मतलब x यानी हाइट हमारे पास आ गई बेटा, और हमारा कैलकुलेशन पूरा हुआ। यानी इसका मतलब 2 इंटू एक्स कितना है, 2 अब ये याद होना चाहिए, हाइट इसकी याद होनी चाहिए 4 टाइम्स √2/√3r। क्यों याद होना चाहिए, वो हाइट दे देगा और एटम का रेडियस पूछ लेगा। हाइट दे देगा आपको क्वेश्चन में हाइट दे देगा यूनिट सेल की और कहेगा बताइए उस एटम का रेडियस कितना है। तो अगर आपको ये याद है तो आप तुरंत कर देंगे, हाइट रखेंगे आर निकल आएगा। खैर हमारा यहां पर जो कैलकुलेशन है वो क्या है उसको हम देखें। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि इससे तमाम बातें निकलेंगी। देखिए अब बेटा हमें हाइट ऑफ यूनिट सेल पता चल गई, वो कितनी है 4√2/3 इंटू आर, ये हमें पता चल गया। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, यहां से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, रब कर रहा हूं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, इसको पॉज करके अपने हाथ से कैलकुलेशन करिएगा। अब देखिए, अब यहां पर बेटा ये हाइट निकल आई हमें यूनिट सेल की, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 6√3r², ये हुआ बेस एरिया, और 4√2/√3 इंटू आर, ये हुआ हमारा हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट विल बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंटेंट। अब इसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इंटू 4/3πr³। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ यूनिट सेल जब निकालेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो सवाल में पूछा जाता है कि अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल को कहा जाए,
ये ए है और ये बी है, तो ए में पर यूनिट सेल कितना होगा? तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, इसको ध्यान देना। देखो बेटा इधर नंबर ऑफ atoms per unit cell with respect to layer A, इसको मैंने ए कहा। अब देखो बेटा ये जो एटम है ये कितने से शेयर्ड है? ये 6 से, तो इसका 1/6। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल की, तो कॉर्नर कितने से शेयर्ड होता था? 8 से शेयर्ड होता था। यहां पर ये कितने से शेयर्ड होगा? 6 से शेयर्ड होगा। कैसे? देखिए बेटा, देखो ये कॉर्नर है, ये ऐसा बना, तो यहां पर 360 डिग्री हो सकता है बेटा। तो ये 120, ये 120, ये 120, इसका मतलब 3 नीचे बनेंगे, 3 जो है कमरे नीचे बनेंगे। इसीलिए घर में हेक्सागोनल कमरे नहीं बनवाए जाते हैं, क्योंकि अगर आपने हेक्सागोनल कमरा बनवाया तो 3 नीचे निकलेंगे, 3 ऊपर निकलेंगे। और अगर आप क्यूबिक कमरे बनाते हैं तो 4 नीचे 4 ऊपर निकलेंगे, 8 निकलेंगे। इसका मतलब उतनी जगह में आप ज्यादा कमरे निकाल सकते हो अगर आप क्यूबिक बनाते हो। तो यहां पर ये हेक्सागोनल है, 3 नीचे और 3 ऊपर 6। इसका मतलब दिस कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज शेयर्ड बाय 6, तो इसका एक 1/6 ही होगा। तो जो कॉर्नर पे है वो 1/6 और जो फेस के सेंटर पर है वो 1/2। तो देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि इस लेयर में पर यूनिट सेल कितना होगा। देखिए एक लेयर की बात अभी मैं कर रहा हूं, तो 1/6 इंटू 6 प्लस 1/2 इंटू 1, क्योंकि ये 1 ही है, एक लेयर की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक लेयर, तो ये हो जाएगा 1.5। तो विद रेस्पेक्ट टू लेयर ए लेयर में एक में 1.5, तो फॉर बोथ ऑफ द लेयर, दोनों के लिए 3 आइटम्स पर यूनिट सेल। अब विद रेस्पेक्ट टू बी, ये तीनों देखिए, बी में देखिए ये बी लेयर है, ये तीनों पूरी तरीके से अंदर है। देखिए यहां ये भी पूरा अंदर है, ये भी पूरा अंदर है और ये भी पूरा अंदर है। तो ऑल द 3 atoms which are situated in layer B are inside the unit cell। अब अगर यूनिट सेल के अंदर ही है तो क्या होगा? तो 3 के तीनों उसके हो गए, यानी इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू बी 3 आइटम पर यूनिट सेल। तो अब यहां पर क्या हुआ? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने कहा जाए? ए के रेस्पेक्ट में 3, बी के रेस्पेक्ट में 3, तो टोटल कितने हुए? 6 आइटम्स पर यूनिट सेल। तो हम लोग बात करते हैं इधर किधर, देखिए 6 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंटेंट। अब हमें पता है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सेल, सॉलिड 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन सॉलिड का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हुआ? देखिए 6√3 आर स्क्वायर 4√2/√3 आर स्क्वायर गया, 4 ये चला गया, ठीक है, 6 गया, यहां पर आएगा ये √3 ये गया,
ये आया, तो ये हुआ जाके इसको सॉल्व करिए। पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.74 और 74% ये पैकिंग परसेंटेज आ गया। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया पैकिंग फ्रैक्शन किस तरह निकल के आया। सवाल मैंने बताया आपको कैसे बन सकता है। मान लिए हो सकता है उसने बेस एरिया दे दिया, कहा बेस एरिया इतना है, तो आप क्या करोगे, बेस एरिया के बराबर ये रहा बेस एरिया 6 इंटू √3r²। उसने बेस एरिया अगर आपको दे दिया और पूछ लिया r कितना होगा रेडियस ऑफ वन एटम, आप निकाल सकते हो। उसने हाइट बता दी यूनिट सेल की और आपसे रेडियस पूछ लिया, तो आप बता सकते हो बेटा। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा रह जा रहा है, वो भी मैं बताता हूं कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे देखेंगे। कभी भी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, किसमें, क्लोजेस्ट पैकिंग में, तो आंख बंद करके 12 लिख देना है। कैसे लिखना है देखिए, पहले तो मैं यहां बता देता हूं। देखिए यहां पर ये जो एटम दिखाई दे रहा है, इसको मैं शेड कर रहा हूं। ये जो शेडेड एटम दिखाई दे रहा है, इसके चारों तरफ देखिए 6 1 2 3 4 5 6 इसके टच में, 6 टच में होगा, 3 इसके ऊपर और 3 इसके नीचे, तो 3 ऊपर 3 नीचे और 6 एडजेसेंट में, तो कितने हो गए 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। बात समझ में आई। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एनी ऑफ द एटम in closest packing is 12। बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको याद आया हो तो मैंने FCC में निकलवाया था कि अगर कॉर्नर पे है तो कितना होगा 12, कॉर्नर पे होगा तो 12 होगा, एंड ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फेज। अगर आपको याद हो तो ऐसे ही मैंने फेज सेंटर पे करवाया था कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द एटम प्रेजेंट एट द फेज सेंटर ऑफ FCC, दैट वाज आल्सो 12। लेकिन वो एटम कहां थे, फेज के सेंटर के लिए 4 थे कॉर्नर्स पे और 8 थे एडजेसेंट फेज सेंटर पे, एडजेसेंट फेज सेंटर पे, तो वहां भी 12 था। और यहां पर जब मैं क्लोजेस्ट पैकिंग की बात कर रहा हूं तो 12 आ रहा है, क्योंकि आप अगर 3 की इसमें बात करें कि जो एक एटम है 3 उसके ऊपर है, 3 उसके नीचे और 6 एडजेसेंट पे। तो मैंने ये क्लोजेस्ट पैकिंग के बारे में बात की जिसके 2 हिस्से थे, CCP और HCP। लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट एनालिसिस की थी CCP की, और इस वीडियो मैंने कंप्लीट एनालिसिस की है HCP की। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सब सवाल निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल। ध्यान रखें अपना।